अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। इससे जो मेरा पिछला लेक्चर था वो हार्डी एंड वाइनबर्ग लॉ के बारे में था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्डी वाइनबर्ग ये कहते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर यानी एक आबादी के अंदर जो जानदार होते हैं उनके जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, कभी चेंज नहीं होती, लेकिन तब चेंज होती है जब उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वाले फैक्टर एक्ट करे: म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सिलेक्शन एंड नॉन रैंडम मीटिंग। ये 5 फैक्टर ऐसे हैं जो जीन की फ्रीक्वेंसी को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी पॉपुलेशन के अंदर 2 जीन्स हैं। एक जीन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पी की फ्रीक्वेंसी है 0.25 और क्यू की फ्रीक्वेंसी फिर होगी ऑटोमेटिकली, ये क्यू रिसेसिव जीन है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.75। ऐसा ही है। हार्डी और वाइनबर्ग ये कहते हैं कि ये पॉपुलेशन जितनी देर तक मर्जी रिप्रोड्यूस करती रहे जीन्स की फ्रीक्वेंसी यही रहेगी। ठीक है, ये तो हार्डी वाइनबर्ग का लॉ हो गया। लेकिन आपको पता है फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और फ्रीक्वेंसी चेंज होने का इनडायरेक्टली मतलब है एवोल्यूशन होना। नहीं समझे? मैं आपको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने से एवोल्यूशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर रेड कलर के बीटल्स मौजूद है यानी रेड कलर के कीड़े मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है सारी पॉपुलेशन में रेड जानदारी है। तो जीन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो आर वाला जीन है यानी जो रेड कलर वाला जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1, क्योंकि वो फिक्स्ड एलील है, उसकी कोई पार्टनर एलील नहीं है। अब मान लीजिए उस पॉपुलेशन के अंदर कोई एक जानदार बाहर से आया, वो जानदार जो है वो क्या है? वो जानदार ग्रीन है। पॉपुलेशन सारी रेड थी, ग्रीन जानदार एक बाहर से आया। अब वो जो ग्रीन जानदार है ना, उसने उन जानदारों से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जो जानदार पहले से रह रहे हैं पॉपुलेशन में। अब इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये होगा कि नए जानदार जो कि ग्रीन कलर के जानदार थे ही नहीं पॉपुलेशन में, अब नए नए ग्रीन कलर के जानदार पैदा होना शुरू हो गए। तो रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी पहले पूरी 1 थी, अब वो फ्रीक्वेंसी डाउन होना शुरू हो गई और जो ग्रीन कलर की बिल्कुल 0 थी वो थोड़ी सी ऊपर आना शुरू हो गई। फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं। तो हार्डी वाइनबर्ग ये कहते हैं कि पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी रिप्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं होती, बल्कि कुछ और फैक्टर है जो पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। अब वो फैक्टर को आप डिस्कस करेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। पहले मैंने कहा है फॉलोइंग फैक्टर्स कैन चेंज फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीन और जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन एंड कॉज एवोल्यूशन, और फिर उसकी वजह से एवोल्यूशन भी होती है। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसीज चेंज ना हो किसी पॉपुलेशन के अंदर, जो फ्रीक्वेंसी है वही रहे, इसका मतलब है वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पे है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही, और चेंज आने का नाम ही एवोल्यूशन है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी चेंज होने का ये मतलब भी है कि एवोल्यूशन हो रही है। तो ये सारे फैक्टर जो है, आप इन फैक्टर्स को एक नाम और दे सकते हैं, एवोल्यूशनरी फैक्टर। इन फैक्टर्स को क्या कह सकते हैं? एवोल्यूशनरी फैक्टर। म्यूटेशन भी एक एवोल्यूशन का फैक्टर है, माइग्रेशन की वजह से भी एवोल्यूशन होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी एवोल्यूशन होती है, सिलेक्शन आपको पता ही है, ये तो आप इससे अच्छे तरीके से वाकिफ है, नेचुरल सिलेक्शन, इससे भी एवोल्यूशन होती है, और नॉन रैंडम मीटिंग से भी। अब पहले फैक्टर को डिस्कस करते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन है क्या? चेंज इन जेनेटिक मैसेज। किसी जानदार के जीन्स में आने वाली जो सडन चेंज है उसको आप कहते हैं म्यूटेशन। मिसाल के तौर पे मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर मौजूद है एक जीन आर। कौन सा जीन? जीन आर। अब इस जीन में म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन आने के बाद इससे 2 किस्म के डिफरेंट एलील्स बन गए। एक वही कैपिटल आर ही रहा, एक बन गया स्मॉल आर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो जीन आर है, अगर ये रेड कलर का जीन था, इसमें म्यूटेशन आई किसी जानदार में, पॉपुलेशन जो वो सारे रेड कलर के जानदारों पर मुश्तमिल है, किसी जानदार में म्यूटेशन आई, उसके जीन्स के अंदर एक नया कम्बिनेशन बन गया, वो मान लीजिए कि ये ब्लू का था। ठीक है, अब एक कलर जो कि पॉपुलेशन में पहले था ही नहीं, अब वो कलर भी अपीयर हो गया। अब वो जो ब्लू वाला जानदार है म्यूटेशन की वजह से पैदा हुआ है,
अब वो जानदार जब नस्ल बढ़ाएगा तो पॉपुलेशन के अंदर एक नए जीन का इजाफा हो गया। तो साइंसदानों का मानना है कि जितनी भी एवोल्यूशन हुई है उस सब के पीछे म्यूटेशन ही है, यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। लाइक आज आप अर्थ के ऊपर जानदारों को देखते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों तरह के जानदार हैं। आपने पढ़ा है कि तमाम जानदार बैक्टीरिया से पैदा हुए हैं, बैक्टीरिया हम सब के एंसेस्टर हैं। तो सवाल है कैसे पैदा हुए हैं? इसका जवाब है म्यूटेशन, कि जो हमारे एंसेस्टर बैक्टीरिया थे पास्ट के अंदर उस सेल में थोड़ी कुछ चेंजेस आई, म्यूटेशन आई। अब वो म्यूटेशन अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हुई। पहले सारे बैक्टीरिया सेम थे, म्यूटेशन की वजह से एक नई वैरायटी पैदा हुई, अब उसने नस्ल बढ़ाना शुरू किया, उनमें भी म्यूटेशन आया। तो तमाम एवोल्यूशन के पीछे कहीं ना कहीं म्यूटेशन ही है, क्योंकि म्यूटेशन ही नई वैरायटी पैदा करती है, नई फिनोटाइप पैदा करती है, नए जीन्स पैदा करती है। तो इसलिए म्यूटेशन को हम कहते हैं अल्टीमेट सोर्स। अल्टीमेट यानी ये सबसे पहला सोर्स है चेंजेस का, एवोल्यूशन की चेंजेस का। दूसरे नंबर पे माइग्रेशन है। माइग्रेशन की वजह से भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ये तो बड़ा इजी फैक्टर है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम उर्दू में बात करें तो माइग्रेशन का मतलब होता है बेटा हिजरत करना, जानदारों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन और आउट फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से या तो आना उसकी तरफ या उसमें से निकल जाना। तो यानी कि माइग्रेशन की दो किस्में हैं, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन। एमी, ई से याद रखे, ई से मुराद एग्जिट, इससे मुराद है किसी पॉपुलेशन से आउट होना, बाहर चले जाना। इमी, इमी का मतलब होता है इन, किसी पॉपुलेशन के अंदर आना। अब मिसाल के तौर पे ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पॉपुलेशन के अंदर दो किस्म के जानदार हैं। मान लीजिए एक इसके अंदर पैरेट है, एक इसके अंदर जो पैरेट है वो ब्लैक है, ठीक, और दूसरे जो पैरेट है इस पॉपुलेशन के अंदर वो है येलो। अब ब्लैक और येलो दो किस्म के पैरेट है, ठीक हो गया। तो जो ब्लैक पैरेट है उनकी तादाद है मान लीजिए 50, जो येलो पैरेट है उनकी तादाद भी है 50। अब फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी आ गई? टोटल 100 पैरेट है ना, टोटल पॉपुलेशन कितने की है? 100 की, ठीक हो गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0.5 आएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0.5 आएगी। अब इमिग्रेशन या एमिग्रेशन से क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे ये जो येलो पैरेट है ये 10 पैरेट पॉपुलेशन से निकल गए। कितने निकल गए? 10 जो पैरेट थे वो एमिग्रेशन कर गए, इस पॉपुलेशन से कहीं और चले गए। तो सोचिए पीछे पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी? नहीं, बदल जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी, नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी? न्यू। अब ये 40 रह गई, ठीक है, और वो उतने की उतनी है, 50 ही है। अब आपके पास टोटल 90 है। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप खुद निकाल के देखें, मुझे फिर वो लिख के सेंड करें कि ये 50 है, ये 40 है, टोटल 90 जानदार है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? अब इसी को एक और तरीके से भी डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाले जो ब्लैक पैरेट है, ये ब्लैक पैरेट कहीं से 5 और आ गए, 5 जो है वो इन हो गए, 5 इन हुए। अब क्या हुआ? अब ये 55 हो गए जो ब्लैक वाले हैं, वो 10 निकल गए थे, वो 40 रह गए। अब फ्रीक्वेंसी अगेन चेंज हुई। तो यानी कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन की, जीन की पूल की जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है इसकी वजह से जानदारों की तादाद में इजाफा होता है या जानदारों की तादाद में कमी होती है। ज़ाहिर बात है फ्रीक्वेंसी ने तो फिर बदलना ही है जब तादाद ही कम ज़्यादा हुई। अब थर्ड फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये बच्चों, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये क्या होता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। मैंने क्या लिखा है? ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या है? बाई चांस। सैम्पलिंग एरर को आप ये भी कह सकते हैं काउंटिंग एरर, यानी कि गिनती के अंदर चेंजेस आना। अब ये कैसे है? मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक पॉपुलेशन बनाते हैं कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में ना दो तरह के जानदार हैं। एक जानदार जो हैं वो लॉन्ग टेल वाले हैं, ठीक है, और दूसरे हैं शॉर्ट टेल वाले।
गौर से समझ लीजिए, लॉन्ग टेल वाले और शॉर्ट टेल वाले। सपोज ये लिजर्ड की पॉपुलेशन है, यानी छिपकलियों की पॉपुलेशन है, कुछ लंबी टेल वाली छिपकलियां हैं, कुछ छोटी टेल वाली। अब वो सारे आपस में रैंडमली फर्टिलाइजेशन करते हैं। रैंडम फर्टिलाइजेशन से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। हार्डी वाइनबर्ग ने कहा भी था कि जब जानवर रैंडमली फर्टिलाइज करे, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन उनके बने, गैमीट बने, गैमीट का ट्रांसफर हो, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी तो इन चीज़ों से बदलती है। अब मिसाल के तौर पे ये जो लॉन्ग टेल वाले जानदार हैं, इनकी तादाद है जी इस पॉपुलेशन के अंदर 80, और जो शॉर्ट टेल वाले जानदार हैं ये सिर्फ 5 है। अब आपको पता है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि लॉन्ग टेल वालों की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, शॉर्ट टेल वालों की काफ़ी कम है। अब मिसाल के तौर पे ये जो शॉर्ट टेल वाले जानदार हैं ये सारे के सारे डेड हो गए। वो बहुत थोड़े हैं ना, तो सारे मर गए। अब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी वही रही? और नहीं भई, फ्रीक्वेंसी है वो बदल गई है। अब सारे के सारे यही जानदार हैं, बल्कि पॉपुलेशन से एक एलील ही ख़त्म हो गई। एक एलील जो कि शॉर्ट टेल के लिए थी, शॉर्ट टेल पैदा कर रही थी, वो एलील फिनिश हो गई, वो एलील उड़ गई। ये होता है स्मॉल पॉपुलेशन में। इसलिए ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, ये मोस्ट अफेक्ट ऑन स्मॉल पॉपुलेशन, और इसके नतीजे में 1 एलील में डिलीट, कभी कभी पूरी एलील पॉपुलेशन से निकल जाती है। एक तो मैंने ये बताया कि स्मॉल पॉपुलेशन में से अगर कुछ जानदार मर जाएं फिर भी एलील डिलीट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। दूसरी वजह जेनेटिक ड्रिफ्ट की दूसरी वजह है, ये आप 2 किस्म के जानदार देख रहे हैं, ये भी माइस है, ये भी माइस है, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस है, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का है। अब मान लीजिए कि ये पॉपुलेशन जो है, ये माइस की, ये बहुत एक जगह पे थोड़ी पॉपुलेशन है, ये जानदार सिर्फ 500 है और ये जानदार सिर्फ 10 है। अब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी रेड की, ये हाई फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है। ये जो 10 के 10 जानदार थे ना, ये अनएबल टू रिप्रोड्यूस, ये किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से ये 10 के 10 जो है डू नॉट रिप्रोड्यूस, नस्ल नहीं बढ़ा सके। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी बदलेगी या नहीं? बताएं ज़रा सोच के। बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि ये जानदार नस्ल नहीं बढ़ा सके, अगली नस्ल को एलील्स दे ही नहीं सके। तो नेक्स्ट जनरेशन में सारी की सारी एलील्स रेड वाली आएगी, उससे आगे भी जो नस्ल पैदा होगी उसमें सारे जानदार रेड होंगे, ब्लू वाले जानदार एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि वो नस्ल नहीं बढ़ा सके। ओ भाई, एलील तो तब आगे जाएगी जब कोई जानदार रिप्रोड्यूस करे। अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसकी एलील ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैंने आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया। हाँ, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लाखों लोगों पर मुश्तमिल है, उसमें अगर चंद एक के साथ ऐसा मसला हो भी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जेनेटिक ड्रिफ्ट छोटी पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होती है। अब है जी सिलेक्शन, 4th फैक्टर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, सिलेक्शन, चूज़ करना। और आपको पता है सिलेक्शन क्या होती है? मिसाल के तौर पे समंदर के अंदर एक पॉपुलेशन रह रही है मछलियों की। 2 किस्म की पॉपुलेशन है, एक ब्लू वाली है और एक पॉपुलेशन जो है वो रेड वाली है। कुछ मछलियाँ लाल रंग की, कुछ मछलियाँ नीले रंग की। अब समुंदर का पानी भी नीला है, तो क्या होगा आपके ख्याल में? ये होगा कि जो नीले रंग की मछलियाँ हैं वो पानी के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से ख़ुद को छुपा लेती हैं, वो शिकारी परिंदों को, वो शिकारी जानदारों को नज़र नहीं आती। अब जो नीली मछलियाँ हैं वो नेचर में सूटेबल है, वो अपने माहौल में फ़िट हैं, वो ज़्यादा नस्ल बढ़ाएंगी। और जो दूसरी मछलियाँ हैं रेड, वो नस्ल कम बढ़ाएंगी। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, नेचर सेलेक्ट कर लेगी किसको, नीली मछलियों को, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, रेड की फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। एक मिसाल और देता हूँ आपको। एक जंगल के अंदर शेर रह रहे हैं, लाइन्स की पॉपुलेशन है। कुछ लाइन्स ऐसे हैं जिनकी गर्दन पे बड़े लंबे लंबे बाल हैं, कुछ लाइन ऐसे हैं जिनकी गर्दन पे बाल बड़े छोटे हैं। गर्दन पे बालों को कहते हैं मेन। कुछ लाइन्स की मेन बड़ी है, कुछ की छोटी है। अब जो शेरनी है, यानी कि जो लाइनस है, वो हमेशा मेटिंग के लिए, वो हमेशा मिलाप के लिए एक ऐसे लाइन को चूज़ करती है जिसके लंबे बाल हो, छोटे बालों वालों को चूज़ नहीं करती। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बदलेगी। कैसे बदलेगी? लंबे बालों वाली जो रील है वो अगली नस्ल में ज़्यादा जाएगी, जो छोटे बालों वाली फ्रीक्वेंसी है, जो एलील है, वो अगली नस्ल में जाएगी नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता लंबे बालों वाली एलील जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लंबे बालों वाला ही
मीटिंग करता है तो वो ही अगली नस्ल के अंदर अपनी एलील दे देता है। बेचारा जो छोटे बालों वाला है वो अगली नस्ल के अंदर अपनी एलील भेज नहीं सकता। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, जो मोर होता है, जो पीकॉक होता है, इसकी टेल, मोरनी हमेशा ऐसे पीकॉक को चूज़ करती है जिसकी टेल ज़्यादा लंबी हो। लाइक ये पीकॉक है, जिसकी टेल ज़्यादा लंबी होगी ना, मोरनी हमेशा उसको चूज़ करेगी, और जिस बेचारे की टेल छोटी होगी उसको चूज़ मोरनी नहीं करेगी इसको। तो क्या होगा फिर, ये वाला लंबी टेल वाला ज़्यादा नस्ल बढ़ाएगा, अपने जीन्स अगली नस्ल को देगा, ये दे नहीं पाएगा। इसके नतीजे में नस्ल दर नस्ल क्या होगा, एवोल्यूशन होती जाएगी, मोर की टेल लंबी होती जाएगी। और यही वजह है कि आज आप इतनी लंबी टेल देख रहे हैं मोर की। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उन जानदारों को सेलेक्ट करती है जो अपने माहौल में बेहतर फिट होते हैं। एक माहौल के अंदर जानदार रह रहे हैं जी, काफ़ी सारे चीते रह रहे हैं, उन चीतों में कुछ चीते बहुत ताकतवर हैं, स्ट्रॉन्ग है, कुछ कमज़ोर है। कमज़ोर जो है वो नेचर में अनफिट है, मजबूत जो है, जो ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, वो नेचर में फिट है। तो नेचर आहिस्ता आहिस्ता जो मजबूत चीते हैं उनको सेलेक्ट करेगी, जो कमज़ोर है उनको रिजेक्ट करेगी। एक और एग्जांपल देखिए, एक ग्रास के अंदर ये दो किस्म के बीटल रह रहे हैं, ग्रास के अंदर रह रहे हैं, रिमेंबर, ये दो किस्म के कीड़े। अब ग्रास के अंदर ये जो कीड़ा है ये फिट है और ये जो है ये अनफिट है। अब जो भी फ्रीक्वेंसी है स्टार्ट में, जब ये अपनी ज़्यादा नस्ल बढ़ाएगा, ये कम बढ़ाएगा, क्योंकि ये फिट है, ये माहौल के अंदर छुप सकता है, इसको नस्ल बढ़ाने के, इसको रिप्रोड्यूस करने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, इस एलील की फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता लो होती जाएगी। तो सिलेक्शन से मुराद है सम ऑर्गेनिज्म हैव मोर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, कुछ जानदारों की एबिलिटी रिप्रोडक्शन की ज़्यादा होती है, यानी वो जानदार ज़्यादा नस्ल पैदा करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। लीव बिहाइंड मोर प्रोजनी, प्रोजनी बुक पे लिखा हुआ है, सम ऑर्गेनिज्म लीव बिहाइंड मोर प्रोजनी, कुछ जानदार ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ड्यू टू देयर जेनेटिक मेकअप, क्योंकि उनके जीन्स जो हैं वो माहौल में फिट है। अब सिलेक्शन भी दो तरह की होती है, नेचुरल सिलेक्शन ड्यू टू इन्वायरमेंट, जिसमें इन्वायरमेंट जानदारों को चूज़ करता है जो जानदार माहौल में फिट होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर मेरा एक अलग लेक्चर मौजूद है, अब वो सुन लीजिए, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जानदारों को खुद चूज़ करवाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो अच्छी नस्ल के जानदार है, हम उनका क्रॉस आपस में करवाते हैं, जिनके करैक्टर अच्छे नहीं हैं हम उनका क्रॉस नहीं करवाते। तो क्या होगा, जो अच्छे ना होने वाली एलील्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल में कम होती जाएगी। ये सिलेक्शन है, तो ये भी एलील्स की फ्रीक्वेंसी को बदल रही है। नॉन रैंडम मेटिंग, नॉन रैंडम मेटिंग क्या होता है, पहले मेटिंग क्या होता है ये समझे। मेल और फीमेल का मिलाप करना और बच्चे पैदा करना मेटिंग कहलाता है। रैंडम मेटिंग क्या होता है, एक माहौल में जानदार काफ़ी सारे रह रहे हैं, बहुत सारे जानदार रह रहे हैं, वो आपस में कोई जानदार किसी से भी मेट कर सकता है, इसको कहते हैं रैंडम मेटिंग। कोई भी जानदार किसी भी जानदार से रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, किसी की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा नहीं है, किसी की कम नहीं है। सबसे पहले तो रैंडम मेटिंग क्या होती है, रैंडम का मतलब होता है कोई भी जानदार किसी से भी मेट कर सकता है। अब रैंडम मेटिंग में होता क्या है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें काफ़ी सारे जानदार है, एक जानदार किसी से भी मिलाप कर सकता है, उसकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी इक्वल है बाकी सब के, इसको आप कहते हैं रैंडम मेटिंग। और रैंडम मेटिंग से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती क्योंकि ये नेचर का उसूल है। लेकिन नॉन रैंडम मेटिंग क्या होती है, नॉन रैंडम मेटिंग ये होती है कि एक पॉपुलेशन के अंदर जानदार कई रह रहे हैं, कुछ जानदार आपस में ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरों के साथ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ जानदारों से वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में भी एवोल्यूशन होगी, इसके नतीजे में भी एलील्स की फ्रीक्वेंसी बदलेगी। एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करें, एक पॉपुलेशन में दो किस्म के कीड़े रहते हैं, छोटे साइज़ के, स्मॉलर साइज़ के और लार्जर साइज़ के। अब जो स्मॉलर साइज़ के कीड़े हैं ये आपस में ही एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करते हैं, आपस में ही, किसी दूसरे के साथ नहीं। और ये जो लार्जर साइज़ के हैं ये आपस में एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करते हैं, मेटिंग करते हैं।
अब इसके नतीजे में स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो हेट्रोजाइगस जानदार है ना वो कम होते जाएंगे। ये छोटे साइज़ वाले आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। एक छोटे साइज़ का जो कीड़ा है उसको तलाश है कि उसको मेरे ही जैसे छोटे साइज़ का कोई कीड़ा मिले मीटिंग के लिए। एक बड़े साइज़ का जो कीड़ा है वो भी किसी बड़े साइज़ के कीड़े की ही तलाश करता है। तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस जानदार कम होंगे, क्योंकि जब ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे इसको बोलेंगे रैंडम मेटिंग। आपस में दोनों डिफरेंट फिनोटाइप के जानदार आपस में करें नॉन रैंडम मेटिंग। और अगर ये खुद ही एक दूसरे से करे जाए, लार्जर से स्मॉलर से, इट इज़ नॉन रैंडम मेटिंग। और इसके नतीजे में हेट्रोजाइगस जानदार कम होते जाएंगे। तो इंडिविजुअल विद सर्टेन फिनोटाइप, इंडिविजुअल विद सर्टेन जीनोटाइप, ये यहाँ पे आप फिनोटाइप भी लिख सकते हैं। नॉन रैंडम मेटिंग से मुराद है इंडिविजुअल विद सर्टेन जीनोटाइप मेट विद ईच अदर मोर देन रैंडम बेसिस, एक दूसरे से रैंडम बेसिस से ज़्यादा मिलते हैं। इस चीज़ को आप इन ब्रीडिंग भी बोलते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अगर माहौल के अंदर मान लीजिए दो किस्म के पीकॉक है, लंबी टेल वाले, छोटी टेल वाले। छोटी टेल वाले जो है मीटिंग के लिए छोटी टेल वाले का ही चूज़ करें, लंबी टेल वाले मेट करने के लिए लंबी टेल वाले को चूज़ करें। तो फिर ज़ाहिरी बात है क्लियरली माहौल के अंदर यही दो फिनोटाइप बचेगी। इसके अंदर एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, लेकिन हेट्रोजाइगस जानदार जो है वो बहुत ही कम होते जाएंगे नॉन रैंडम मेटिंग के नतीजे में। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी विच इज़ आल्सो नोन एज एवोल्यूशनरी फैक्टर विच क्रिएट एवोल्यूशन विच प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज़। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इसके टेस्ट तैयार कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।